हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 29 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और अगर आपको इस टॉपिक की PDF को डाउनलोड करना है तो आपको क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर, दोनों जगह पर इसकी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वहां पर जाकर आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो देखिए, घोषणा तो काफ़ी समय पहले कर दी गई थी, लेकिन अब ये प्रदान किए गए हैं, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कलेक्ट किया है, क्योंकि क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये हाल ही में दामोदर मावजो को दिया गया है। आंसर डी हो जाता है। अब बात आती है कि ये किस भाषा के साहित्यकार या कवि है। तो देखिए, दामोदर मावजो को हाल ही में 27 मई को गोवा में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये प्रसिद्ध कोंकणी लेखक है। तो यहाँ पर एक फैक्ट हमको ये भी मिल जाता है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी भाषा के लेखक को दिया गया है। नाम क्या है? तो नाम है दामोदर मावजो। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दामोदर मावजो कोंकणी भाषा के गोवा के उपन्यासकार और निबंधकार है। इन्हें हाल ही में 2023 में 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके पहले देखिए, इनकी रचना कार्मेलिन को 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और साहित्य में इनके योगदान के कारण ही भारत सरकार ने 2010 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। पद्मश्री भारत का चौथा बड़ा नागरिक सम्मान है, जो कि दामोदर मावजो को 2010 में दिया गया था। इसके अलावा देखिए, ये तो हो गया 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर हम 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्यकार नीलमणि फुकन को दिया गया था। तो यहाँ पर 56 ज्ञानपीठ पुरस्कार और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दोनों ही हमको पता चल गए। अब बात आती है कि ये पुरस्कार क्या है और किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा दिया जाता है और इनके द्वारा दिया जाने वाला ये साहित्य के क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत के संविधान की 8th शेड्यूल में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, टोटल 22 लैंग्वेजेस है, उनमें से किसी भी लैंग्वेज के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। अब इस पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, वाग्देवी की एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है और इसके अलावा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना तो 1961 में की गई थी, लेकिन पहली बार ये जो पुरस्कार है 1965 में जी शंकर कुरुप को दिया गया था, जो कि मलयाली भाषा के कवि थे। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरुप को दिया गया और अब 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मावजो को दिया गया है, जो कि कोंकणी भाषा के साहित्यकार है। क्लियर हो जाता है। एक एक फैक्ट याद रखिएगा, जो भी मैंने इनके बारे में बताया है या फिर आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बताया है, क्योंकि सभी एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाने वाले फैक्ट है। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए, तमिलनाडु में स्थित मद्रास हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश SV गंगापुरवाला को बनाया गया है। आंसर ए हो जाएगा। SV गंगापुरवाला मद्रास हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। वैसे देखिए, हाल ही में 2023 में 5 राज्यों के हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं। मद्रास हाईकोर्ट के आपको पता चल गए। इसके अलावा बम्बई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देविका नंदन धानुका को बनाया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस AG मसीह बनाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के नए चीफ जस्टिस MS सत्यरत्न रामचंद्र राव को बनाया गया है और 5वें नंबर पर केरल राज्य के नए चीफ जस्टिस सरसा वेंकटरामैया भट्टी को बनाया गया है। तो इस तरह से ये 5 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं। इन सभी को याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। मद्रास हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस SV गंगापुरवाला को बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य में नेशनल फॉरेंसिक साइंस अकादमी स्थापित की गई है। तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस अकादमी की स्थापना हाल ही में भारत के असम राज्य में की गई है। वैसे देखिए, ये नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, जो कि गुजरात में स्थित है, उसकी एक अकादमी है, जिसका उद्घाटन हाल ही में भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था।
नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी भारत के गुजरात राज्य में 2008 में स्थापित की गई थी और ये भारत की पहली फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी थी। पूरे भारत में पहले से ही इसकी 4 अलग अलग एकेडमी हैं। अब 5वीं एकेडमी, जिसे नेशनल फॉरेंसिक साइंस एकेडमी के नाम से जाना जाता है, असम के गुवाहाटी में स्थापित की गई है। अब इस स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, अकादमी की स्थापना का उद्देश्य फॉरेंसिक और विज्ञान क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, प्रशिक्षण प्रदान करना और इसके माध्यम से देश के विकास में योगदान देना इस अकादमी को स्थापित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस एकेडमी को असम के गुवाहाटी में स्थापित किया गया है। फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत में देखिए, फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस का आयोजन मुंबई में किया जाने वाला है। महाराष्ट्र के मुंबई में स्टार्टअप इकोसिस्टम की विशाल क्षमताओं का लाभ उठाने के उद्देश्य से खान मंत्रालय और आईआईटी बॉम्बे के द्वारा इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अब क्योंकि देखिए ये फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस है, तो इसका उद्घाटन भी भारत के माइनिंग मिनिस्टर करने वाले हैं, जिनका नाम है प्रहलाद जोशी। भारत के कोल और माइनिंग मिनिस्टर प्रहलाद जोशी के द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन का देखिए मुख्य जो फोकस है वो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर होने वाला है, जो कि खनन और धातु विज्ञान के क्षेत्र में अधिक से अधिक सुरक्षा निश्चित करेगा और सुधार की संभावनाओं को बढ़ाएगा। तो फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस का आयोजन महाराष्ट्र के मुंबई में किया जाएगा। आगे आते हैं, हाल ही में चर्चा में रही अराकू वैली कॉफ़ी का संबंध किस राज्य से है? तो अराकू वैली कॉफ़ी, जो कि एक कॉफ़ी की विशेष प्रजाति है, ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में पाई जाती है। तो इसका संबंध भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कॉफ़ी की विशेष प्रजाति है जो कि अपने विशेष गुण और विशेष टेस्ट के लिए जानी जाती है। अब सुर्खियों में क्यों है? तो देखिए, हाल ही में इस कॉफ़ी को नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है और ये जो सर्टिफिकेट है भारत के फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा दिया गया है। तो अराकू वैली कॉफ़ी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में पाई जाती है। छोटे छोटे सर्दी जुकाम या छोटी छोटी जो डिसीज़ होती है उनके इलाज में ये बहुत ही कारगर है। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में इसका उपभोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। अराकू वैली कॉफ़ी। पुस्तक गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो गीता आचरण नाम की ये जो बुक है, इसे शिव प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, जिसका हाल ही में विमोचन ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल के द्वारा किया गया। अब ये बुक किससे रिलेट करती है या किसकी बातें करती है? तो देखिए, इस बुक में छोटे छोटे पैराग्राफ्स या छोटे छोटे निबंधों के माध्यम से भगवत गीता के सार को समझाया गया है। गीता में प्रस्तुत जटिल मुद्दों को समकालीन वैज्ञानिक समझ का उपयोग करते हुए इन लेखों के माध्यम से और सरल बनाया गया है। तो गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण लेखक शिव प्रसाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसका विमोचन ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल के द्वारा हाल ही में किया गया है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, नॉर्मली आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसी बैठकें भारत की राजधानी नई दिल्ली में ही आयोजित की जाती है। तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। अब इसकी थीम की बात करें तो 2023 में विकसित भारत @2047 रोल ऑफ टीम इंडिया, ये नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक की थीम है। भारत के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए अलग अलग 8 प्रमुख विषयों पर इस बैठक में चर्चा की गई थी। यहाँ पर मैंने आपको स्क्रीन पर बता दिया है, एक बार पॉज करके इनको देख लीजिएगा। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती। तो आप केवल इतना याद रख लीजिए कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक का आयोजन हाल ही में भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। इसके बाद आगे आते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा है? तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम पटना नगर निगम बन गया है। बिहार के पटना में पटना नगर निगम के महापौर, उप महापौर, नगर आयुक्त ने भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्मित इस डिजिटल करेंसी ई-रुपए का शुभारंभ किया है। अब देखिए, नगर निगम में या कहीं पर भी इस डिजिटल करेंसी का उपयोग का फ़ायदा क्या होने वाला है? तो देखिए, ये जो डिजिटल करेंसी है फ्रेंड्स, ये एक बेहतर और सुरक्षित सिस्टम है जहां पर पेमेंट करने की तत्काल सुविधा दी जाती है,
जिससे पेमेंट करने वाले का भी टाइम बचता है और सामने रिसीवर का भी टाइम बचता है। डिजिटल रूप से ट्रेड होने के कारण नागरिकों को और अधिक सुविधा मिलती है और एक क्लिक में आसानी से ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट किया जा सकता है। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम पटना नगर निगम बन गया है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, नई संसद के उद्घाटन के दौरान कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? तो आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि अभी हाल ही में नई संसद जो कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई है उसका इनॉग्रेशन किया गया है और इस मौके पर 75 रुपये का एक सिक्का जारी किया गया है सांकेतिक रूप से। अब ये सिक्का 75 रुपीज़ का इसलिए है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस साल भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान नई संसद के इनॉग्रेशन पर इस 75 रुपये के सिक्के को हाल ही में लॉन्च किया गया है। इस सिक्के पर देखिए भारत की नई संसद भवन की आकृति उकेरी गई है। सिक्के का अनावरण भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अब देखिए अगर हम नई पार्लियामेंट की बात करें तो नई पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है वो टाटा कंपनी के द्वारा बनाई गई है। नई संसद भवन के वास्तुकार बीमल पटेल हैं और इस संसद भवन को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। ये एक त्रिकोणीय संसद भवन है जिसमें देखिए लोकसभा की 888 और राज्यसभा की 384 सीटें हैं। कुल मिलाकर 1272 सीटें पूरे संसद भवन में सांसदों के लिए बनाई गई है। तो यहाँ पर नई पार्लियामेंट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया और इसके इनॉग्रेशन पर 75 रुपीज़ का कॉइन जारी किया गया है सांकेतिक रूप से, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो 29 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने डिस्कस कर लिए। अब आज की फैक्ट शीट में हम इतिहास पर चलते हैं और इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध देख लेते हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। सबसे पहला देखिए कलिंग की लड़ाई 261 ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के मध्य में हुई थी। इसमें विनर सम्राट अशोक थे जो कि मौर्य वंश के शासक थे। तराइन का पहला युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ था जो कि पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। ये चौहान वंश के शासक थे। इसी के एक साल बाद 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था जो पुनः मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ था, लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य में हुआ था। बाबर मुगल वंश का प्रथम शासक था और इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। खानवा का युद्ध इसके एक साल बाद 1527 में हुआ था जो कि बाबर और राणा सांगा के मध्य में हुआ था। इस युद्ध में भी बाबर विजय हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य में हुआ था जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के मध्य में हुआ था जिसमें अकबर विजय हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य में ये युद्ध हुआ था जिसमें अकबर विजय हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य में हुआ था जो कि अंग्रेजों ने जीता था। और इसके बाद बक्सर के युद्ध की बात करें तो ये 1764 में हुआ था। इस युद्ध में एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरे तरफ एक त्रिगुट संघ था जिसमें सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय शामिल था, पर इस युद्ध को भी अंग्रेजों के द्वारा ही जीता गया था। अब देखिए आज का आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपको यहीं दे देता हूँ। आपको बताना है कि प्लासी के युद्ध में और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं तो ज़रूर बताइएगा। प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764, इन दोनों में ही अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाले अंग्रेज कैप्टन कौन थे। क्लियर? तो फैक्ट शीट को हमने डिस्कस कर लिया। अब आ जाइए हम लास्ट डे के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमने 28 मई के सेशन में डिस्कस किए थे। सबसे पहला देखिए हाल ही में किस राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया गया है। तो भारत का पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य हाल ही में केरल राज्य को घोषित किया गया है। भोटो जात्रा उत्सव नेपाल देश का प्रमुख उत्सव है। शासन लागूदारी पहल का संबंध किस राज्य से है। तो शासन लागूदारी पहल का संबंध भारत के महाराष्ट्र राज्य से है। कर्नाटक राज्य के नए विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर बनाए गए हैं
जो कि कर्नाटक के विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं। हाल ही में ताइक्वांडो इंडिया के नए अध्यक्ष नामदेव शिरगांवकर बनाए गए हैं। युद्धाभ्यास सुदर्शन शक्ति 2023 में भारत के राजस्थान में आयोजित किया गया है। इंडिया फार्मा एंड इंडियन मेडिकल डिवाइस पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। हाल ही में प्रारंभ किया गया समर्थ अभियान का संबंध किससे है? तो देखिए, समर्थ अभियान का संबंध ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने से है। जुगलबंदी बहुभाषी AI चैटबॉट किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो जुगलबंदी नाम का AI चैटबॉट हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद लास्ट देखिए, मध्य प्रदेश में कुनो नेशनल पार्क में चीता स्थानांतरण परियोजना की समीक्षा और निगरानी के लिए केंद्र ने संचालन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया है? तो कुनो नेशनल पार्क में चीतों के स्थानांतरण परियोजना की समीक्षा करने के लिए और निगरानी करने के लिए केंद्र के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेश गोपाल को सौंपी गई है। ओके, तो यहाँ पर देखिए लास्ट डे के सभी करंट अफेयर्स भी हमने एक बार रिवाइज कर लिए। आपको क्वेश्चन ऑफ द डे तो याद ही होगा, उसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर देना है। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।